पाकिस्तान 2 लाख क्यों हुआ? वो एस्टैब्लिशमेंट की कोताहियों की वजह से, लफ्ज़ियों की वजह से। मुस्लिम लीग के मुकाबले में जो जिसकी क़यादत जनाब हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे, उनके मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट ने एक जमात उस वक़्त भी बनाई थी, और जिसको यूनियनिस्ट पार्टी कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने एक जमात बनाई जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग कन्वेंशन कहते हैं, और उसका सरबराह भी एक जर्नैल था, फील्ड मार्शल अयूब खान। तो जो पिंडी को एजाज़ हासिल है कि अयूब खान के खिलाफ तहरीक पिंडी से शुरू हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं थी, और 1970 का इलेक्शन हमने इस्टेब्लिशमेंट की तायीद से, मावनत से, सहूलत से पीपल्स पार्टी ने वो इलेक्शन नहीं जीता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन, कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो इलेक्शन अवामी कुव्वत की बुनियाद पर जीता, अवामी तायीद की बुनियाद पर जीता। नारे भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बताना चाहता हूँ कि बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन, और एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या होता है। पार्टीशन से पहले भी एस्टेब्लिशमेंट का रोल था, और उस वक़्त भी मुस्लिम लीग के मुकाबले में जो जिसकी क़यादत जनाब हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे, उनके मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट ने एक जमात उस वक़्त भी बनाई थी, और जिसको यूनियनिस्ट पार्टी कहते हैं। और वो यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में भरपूर एग्जिस्ट करती थी, और जो नोटेबल्स थे और इलेक्टेबल्स थे वो यूनियनिस्ट पार्टी में थे, बिलखुसूस पंजाब में। और उस वक्त पंजाब की जो गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग की नहीं बनी थी, वो खिज़र हयात टवाना की गवर्नमेंट थी, और खिज़र हयात टवाना जो था वो यूनियनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करता था। और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो कि ये तजुर्बा फिर शुरू किया गया कि जमात रिपब्लिकन के नाम से बनाई, जो 50s में बनी, और फिर इलेक्टेबल्स रिपब्लिकन्स में चले गए। फिर मार्शल लॉ आ गया, फिर एस्टेब्लिशमेंट एक जमात बनी जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग कन्वेंशन कहते हैं, और उसका सरबराह भी एक जर्नैल था, फील्ड मार्शल अयूब खान। तो जो पिंडी को एजाज़ हासिल है कि अयूब खान के खिलाफ तहरीक पिंडी से शुरू हुई, और अब्दुल रशीद शेख उस ज़माने में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, और मैं खुद उस वक़्त फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था जब हमने ये तहरीक शुरू की। और जो फर्जंद रावलपिंडी बनता है वो ना डिग्री कॉलेज में था, ना गवर्नमेंट कॉलेज में था, वो टेक्निकल कॉलेज में था। बहरहाल उसको क्रेडिट आप ये ज़रूर दें कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में रहा। ये बाकी कितना सच है कितना झूठ है इसमें जाए बगैर, लेकिन मैं उस एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये जरूर क्रेडिट देता हूँ कि उसने तसलसल से इस प्रोसेस में हो रहा। तो ये तहरीक शुरू हुई अयूब खान के खिलाफ, तो ये क्रेडिट जाता है पिंडी के स्टूडेंट्स को, और पिंडी के स्टूडेंट्स ने वो तहरीक शुरू की थी। और फिर शेख साहब को याद होगा जब
6 नवंबर 1968 और ये इंसिडेंट ऐसे हुआ कि एक ग्रुप, ये क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, एक ग्रुप जो था स्टूडेंट्स का वो लंडी को चल गया और उस जमाने में स्टूडेंट्स जाते थे। लंडी कोतल एक ऐसी जगह थी जहाँ से कुछ फॉरेन कमोडिटीज़ मिल जाती थी, तो स्टूडेंट्स क्या ला सकते थे वहाँ पे। तो वो उस ग्रुप को इन्होंने, कस्टम्स वालों ने रोक लिया, जिसमें हमारे उस्ताद भी थे। एंड आई स्टिल रिकॉल दैट टीचर व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ अ फोर्थ क्लास, शी यूज्ड टू टीच इन माय स्कूल एट दैट टाइम, दैट वाज मिस जैन। एंड व्हेन आई केम टू कॉलेज एंड शी वाज टीचिंग इंग्लिश इन द गवर्नमेंट कॉलेज आल्सो, सो आई स्टिल हैव अ वेरी ग्रेट मेमोरीज फॉर हर। वो भी उनके साथ थी, तो लड़कों से सामान छीन लिया। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशन अगेंस्ट द मार्च। और अल्टीमेटली पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, पॉलिटिकल लीडरशिप भी दे गॉट इन्वॉल्व इन दैट एजिटेशन। और ये शेख साहब साथ की बात करते हैं तो भुट्टो शहीद उस वक्त पर कॉन्टिनेंटल नहीं था, उस वक्त इंटर कॉन्टिनेंटल था। तो हम भुट्टो शहीद से 7 नवंबर 1968 को मिले। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर पॉलिटिकल लाइफ आल्सो। तो भुट्टो शहीद ने तो जिन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, वो जो जंग अफवाज पाकिस्तान ने महाज पे जीती, तो ये ताशकंद में फिर मार्शल हाल के आ गया। बुनियादी इख्तिलाफ ये था। उसके बाद भुट्टो साहब उसकी कैबिनेट से अलग हो गए। भुट्टो साहब ने अपनी एक जमात की बुनियाद रखी और 4 बुनियादी असूल वज़ा किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, मसावात हमारी मईशत है और ताकत का सर चश्मा है। 4 बुनियादी असूल थे जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखते हुए ये असूल दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात, एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं थी। और 1970 का इलेक्शन हमने एस्टैब्लिशमेंट की तायीद से, मावनत से, सहूलत से पीपल्स पार्टी ने वो इलेक्शन नहीं जीता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो इलेक्शन अवामी कुव्वत की बुनियाद पे जीता, अवामी तायीद की बुनियाद पे जीता। और फिर वेस्ट पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने। और फिर एक इल्ज़ाम हम पे लगता है जिसको डिस्टॉर्शन में कहता हूँ, और वो वजाहत उस वक़्त के जो अखबार नवीस थे, अकबर शाह साहब, अख्तर अब्बास साहब ने एक इशू को इस तरह ट्विस्ट किया कि भुट्टो साहब ने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान में तुम अक्सरियत लेके आए और वेस्ट पाकिस्तान में मैं अक्सरियत लेके आया। भुट्टो साहब का मौक़िफ़ ये था, मरने से पहले अख्तर अब्बास शाह साहब इस बात की वजाहत भी करते चले कि वो लीग मैंने निकाली, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान 2 लाख क्यों हुआ? वो एस्टैब्लिशमेंट की कोताहियों की वजह से, लफ्ज़ियों की वजह से, उनकी कारस्तानियों की वजह से। तो अल्टीमेटली फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बचा कुचा पाकिस्तान को उसको रिकंस्ट्रक्ट, और आपको और मुझे जो पाकिस्तान मिला वो भुट्टो शहीद का रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ पाकिस्तान मिला। और ये एजाज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री आप पढ़ते भी हैं, पढ़ी भी होगी, एक सब्जेक्ट भी है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। इतना अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की वो इस्टेब्लिशमेंट और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
कि 7 साल तक पाकिस्तान को आइन नहीं है। उसके मुकाबले में हिंदुस्तान में 1951 में उसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन दे दी और ये गुलाम गर्दिशें पाकिस्तान को आइन न दे सकी। 56 का आइन दिया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद गुजारा ना चल सका। 2 साल बाद उसको एब्रोगेट कर दिया। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है। लेकिन भुट्टो शहीद ने बिल्कुल महसूस किया कि अवाम की शराकतदारी कैसे इक़्तिदार में हो। उससे पहले इक़्तिदार में अवाम की शराकतदारी नहीं। और हमारी बार के मेंबर बहुत सारे जो पार्लियामेंट में भी गए, मुझे आज भी याद है अजीज़ भट्टी मरूम, वो इलेक्टेबल्स नहीं थे, लेकिन वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहेंगे। खुर्शीद मीर साहब इलेक्टेबल्स नहीं थे, लेकिन काज़ी अवाम के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो नुमाइंदे भी थे, वो उनके टिकट होल्डर भी थे। इसी तरह मरूफ जावेद हकीम कुरैशी पिंडी से। तो ये सारे लोग जो थे, राजा अफजल उस वक्त MP नहीं बने थे, ये बाद में आए। तो ये वो हिस्ट्री है कि नॉन इलेक्टेबल्स को एंटिटी मिली जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फलसफे की बुनियाद पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर की बुनियाद पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्लोगन था रोटी कपड़ा और मकान, इसकी बुनियाद पे लोग पार्लियामान में पहुंचे और फिर पाकिस्तान को एक आइन मिला। और ये आइन भी आपको ये भी बता दूं कि उसमें इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आसमा जिलानी केस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल हिस्ट्री में और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कि अप्रैल 1972 जिस जजमेंट में याया खान को यूज़र पर कहा गया, उस जजमेंट के आने पे फिर इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 का है और 1972 के इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर प्रोसेस शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, जिसको पहले महमूद अली कसूरी उस टीम को लीड करते थे, फिर अल्टीमेटली वो छोड़ के चले गए तो हफीज़ फिज़ादा मरूम उस टीम को लीड करते थे। तो पाकिस्तान को जो आइन दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ये बुनियादी डॉक्यूमेंट इसलिए मैं समझता हूँ कि कहते हैं इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। It regulates the relations between state and the public at large. They regulate the relations between state organs. तो अगर ये आइन ना हो तो फिर बड़ी बेरारदी होगी, फिर मुआशरा चल नहीं सकेगा। To regulate the society you need a constitution, and without constitution you can't run the affairs of the state, you can't run the affairs of the state organs. So that was a necessity. एक शहरी का उसकी रियासत के साथ रिश्ता क्या हो गया, उसके हुकूक क्या हो गए, उसके राइट्स को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसके राइट्स को गारंटी कौन करेगा। These are the basic things which were recorded at that time. वो कर्नल साहब ने बात की 199 की। आपको ये भी पता है कि जब ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, बहुत सारे लॉज को हमने इंडेमनिटी भी दी और आर्टिकल 270 है which talks about the indemnity. So we had to give indemnity to certain laws and those were the requirements. लेकिन आप ये भी देखें कि 199 अगर इन्वोक नहीं होती तो 184(3) तो इन्वोक होती। कितना अनफॉर्चुनेट कि जब भी 184(3) को इन्वोक किया उस वक्त फिर जुडिशरी का किरदार आपके सामने आ जाता है। आपकी लॉ बुक्स बड़ी पढ़ी हैं कि याया खान को यूज़र तब था जब वो चला गया, जब तक वो इक़्तिदार में था उसको यूज़र पर किसी ने नहीं कहा। दिस इज हिस्ट्री। इसीलिए बेगम भुट्टो का केस आपके सामने है। तो अब हम समझते हैं कि अभी हम फाउंडेशन डे मना रहे हैं 56। 12 तारीख को रेफरेंस जो है कायदा वन शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस जो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 2012 में रेफर किया था, वो
उसकी हेयरिंग स्टार्ट हो रही है। इस सिलसिले में कल हमारी चेयरमैन बिलावल साहब की हमारी मीटिंग हुई है। ये एक ऐसा बदनुमा धब्बा है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का, ये ऐसा बदनुमा दाग है पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है कि आप सारे प्रैक्टिसिंग most of them might be practicing on the criminal side also. We have yet to see a death penalty for an abettor, and the sole case is that he abetted a murder of some person और उस पर वो उन्होंने डेथ पेनल्टी। तो उसकी बुनियादी बात बता दूँ, अब्दुल रशीद शेख साहब को याद होगा उस ज़माने में एक बात थी, जजेस का रोल देख रहे उस ज़माने के जजेस का, तो बात ये थी कब्र एक है बंदे दो है, कब्र एक थी बंदे दो है, या ज़ियाउल हक ने जाना था या किसी और ने जाना था। अब ज़ियाउल हक तो कब्र में जा नहीं सकता था, कोई जुडिशरी उसके साथ खड़ी थी, वो आर्टिकल 6 वायलेट उसने किया था। आर्टिकल 6 की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, और जिसने आर्टिकल 6 वायलेट किया उसको तो कुछ नहीं था, उसके ज़िम्मे तो कोई बात नहीं हुई बेगम केस में भी, और जिसके ज़िम्मे ये था कि उसने अबेट किया और जिसकी एविडेंस भी कोई नहीं, और वो अबेटमेंट भी बजरिया अप्रूवल लेके आए, और वो अप्रूवल 2-3 अप्रूवल थे, और कुछ अप्रूवल्स को तो उन्होंने डेथ एग्जीक्यूट भी कर दी। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी जुडिशरी का, और हम तवक्को करते हैं कि माजी में जितने दाग लगे हैं जुडिशियल वर्डिक्ट्स पे, और जो पार्टीजन रोल उनका रहा, पार्टीजन रोल में इसलिए कहता हूँ कि नसीम हसन शाह ने कैटेगोरिकली ये कहा कि हम लोग अंडर प्रेशर थे और इस प्रेशर के नीचे हमने, और उस पर जो बैंक की कॉन्स्टिट्यूशन थी 9 मेंबर बेंच का, एक रिटायर हो गए, एक को बीमार करके घर बैठा दिया, पीछे 7 रह गए, 7 में से नसीम हसन शाह कह गया कि जनाब हम पे तो प्रेशर था और 4-3 का डिसीजन था, और फिर ऐसी बदबख्ती कि इल्ज़ाम लगाने में जो अपहेड जजेस थे जिन्होंने डिसेंट किया मेजॉरिटी से, जनाब गुलाम सफदर शाह साहब जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, अल्टीमेटली इन पर इल्ज़ाम क्या लगाया कि मैट्रिक की डिग्री चली है, सनद चली है, इस किस्म के बेहुदा इल्ज़ाम लगे, और अल्टीमेटली उस जज को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, और वो जाने के लिए भी उन्होंने रास्ता ट्राइबल एरिया का इख्तियार किया। तो ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री है। अब हम समझते हैं कि अभी मौजूदा जो बेंच है काजी फायज ईसा साहब हैं, उन्होंने ये टेकअप किया 12 साल बाद, होपफुली कि वो जो ये दाग लगे इनको धोएंगे, इनको धोने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम की ज़रूरत है जिस पे जो आप कहते हैं कि हाउ टू गारंटी योर फंडामेंटल राइट्स गारंटी। मारो यार, थोड़ा सा मेहरबानी और साथ पीछे बजट साहब बीच में आ रहे सारी साइड देखिएगा प्लीज।